हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लेक्चर नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि रियल नंबर है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेशनल और इरेशनल में। उसके अलावा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ी। उसके अलावा हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, जिससे हमने HCF फाइंड करना सीखा और LCM सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और भी नंबर्स के बारे में जाना कि भाई कोई भी नंबर जो है उसकी कोई पावर है तो क्या कभी वो जीरो के साथ एंड कर सकती है, या कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 5 का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल। किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर इरेशनल कब होता है और कब नहीं होता, ठीक है। वैसे तो इरेशनल के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ी सी आज डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक रेशनल नंबर क्या होता है। एक रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल तो सीधा सा है। इरेशनल तो एक छोटी सी बात है कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है। तो जो हमारा मेन टारगेट है वो है रेशनल नंबर के बारे में पता करना कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, एनी नंबर विच कैन बी written in the form P by Q where Q is not equal to 0। दुनिया का कोई भी नंबर आप उठाओ, अगर आप उस नंबर को P by Q फॉर्म में लिख पाते हो, ठीक है, P by Q फॉर्म में हमने लिख दिया जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर रेशनल हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये डेफिनेशन हमने 9th क्लास तक पढ़ी है, कोई भी नंबर जो P by Q फॉर्म में लिखा जाता है रेशनल होता है, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में छोटी सी एक अलग बात भी आती है, इसकी डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं थी, अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट कैसे होती है, कोई भी नंबर जो P by Q फॉर्म में लिखा जा सके, साथ साथ P Q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम होते हैं बेटा जिन नंबर्स का HCF 1 हो, या यूं कहें जिन नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है। तो P और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के अलावा, P by Q इस कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन क्या है कि P और Q आपके पास को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब है कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, ये देखो जैसे मैंने 3/5 लिखा, ठीक है, 3/5 मैंने लिखा तो ये P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। 9th क्लास में एक और क्वेश्चन आता था, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर होता है। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। मैंने कहा है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर के 0 होने की कोई बात ही नहीं की हमने, है ना। तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, कंडीशन कहां है, सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर। इसके अलावा जैसे अगर मैं लिखता हूं 2.37, तो ध्यान से देखो डेसिमल को रिमूव किया जा सकता है और बाय में 100 आपके पास आपको मिल जाएगा, छोटी क्लासेस से सीखते हैं। तो जो डेसिमल नंबर्स हैं वो भी एक्चुअल में क्या है आपके पास, रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन सारे रेशनल हैं डेसिमल वाले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आप परसेंट में लिखते हो, जैसे 5% आपने लिखा, तो परसेंट से फ्रैक्शन में जाने का तरीका है बाय 100 कर दो, तो इसको भी P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सारे नंबर जब लिखे जा रहे हैं तो इरेशनल कौन से हैं, है ना।
तो इरेशनल नंबर मैं आपको बताता हूं, ये देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूं 0.010101, यहां पे है रिपीटेशन, मतलब इस नंबर को मैं 0.01 बार लिख सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है ना। यहां पे रिपीटेशन है। फिलहाल मैं डेसिमल को हटा के बाय में कितनी जीरोस लगाऊं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एंड सो ऑन है, ये नंबर ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, जो रिपीटेशन हमारे पास होती है, रेशनल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि भाई जो नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग हो, उनको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 9th क्लास का ही टॉपिक है, फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको x के इक्वल लेट करते थे, 0.010101 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं, 2 रिपीटिंग नंबर्स हैं तो 2 जीरोस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। सो 100x इज इक्वल टू डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.010101 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो 100x इज इक्वल टू 1 प्लस, इनको मैं अलग अलग कर रहा हूं, 0.010101 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू तो कहीं पे देखी हुई लग रही है, ये वैल्यू तो हमारे पास x के बराबर है, चेक करो। तो बेटा 100x जो है वो 1 प्लस x के बराबर आएगा, x को इधर लेके आते हैं तो यहां बचेगा 99x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/99। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीटेशन उनके अंदर होती है, ठीक है, तो वो नंबर भी रेशनल होते हैं, उनको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहीं से तो ये नंबर बना था। आप 1 को डिवाइड करके देखो, अगर आप 1 को डिवाइड करते हो बेटा 99 से तो यही नंबर आएगा डेसिमल में, जो टर्मिनेट तो नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होने का मीनिंग है कि रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 0.10 लेंगे, अभी भी ये नंबर छोटा है तो एक और 0, तो 100 बन जाएगा। अब 99 बन जा 99, फिर से 1 आ गया, एक 0 तो ले ही सकते हैं डेसिमल की वजह से, अभी भी ये छोटा नंबर है तो एक और 0, फिर से 99 बन जा। ठीक है, फिर 1 बच गया, फिर एक 0 देंगे, फिर 1 आएगा, 100 आएगा, तो बार बार 1 रिमाइंडर आने की वजह से ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते, मतलब डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता लेकिन रिपीटेशन होती है, वो नंबर भी रेशनल होते हैं, उनको भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये 9th क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। वो कौन से नंबर हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये देखो, अगर मैं लिखता 0.01 001 0001 एंड सो ऑन, तो बेटा यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, हर बार एक 0 इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करना चाहूं और बाय में 1 के आगे जीरोस लगाना चाहूं तो मुझे नहीं पता कितनी जीरोस आएंगी। अगर मैं इसको x के बराबर मानता हूं, ठीक है, तो उस मेथड से भी इसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता, जिसकी वजह से ये जो नंबर हमारे पास होगा इसको कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो ये नंबर हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। दीज टाइप ऑफ नंबर्स, ये जो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं √2 लिखता हूं, √2 लिखते हैं, ठीक है, तो √2 को सोल्व करने का तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पे 2 लिखेंगे, 1 1 जा 1, 1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब 1 का डबल यहां आएगा 2। ठीक है, अब ये नंबर तो छोटा हो गया इससे। ठीक है, मिनिमम अगर 1 भी लेता हूं यहां पे तो 21 आएगा, छोटा हो गया तो एक डेसिमल देना पड़ेगा। डेसिमल देने से पेयर ऑफ जीरोस हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 से करेंगे तो 100 से ऊपर वैल्यू। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16,
और 96। अब की बार रिमाइंडर आया बेटा 4, एक डेसिमल की वजह से पेयर ऑफ जीरोस हम ले सकते हैं। 14 का डबल आएगा 28। मिनिमम 1 वैल्यू तो लेनी पड़ेगी लॉन्ग डिवीजन में। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो 281, 2 लेता हूं तो 400 से बड़ी वैल्यू, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से 1 आएगा, तो 281। चेक करो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे बचेगा 911, 119 इज द रिमाइंडर। 141 का डबल हमें नीचे लेना पड़ेगा, तो डबल हम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 282। तो एक डेसिमल की वजह से पेयर ऑफ जीरोस तो ले ही सकते हैं। यहां पे आ रहा है 11,900, ठीक है। यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है, अगर मैं एक नंबर 1 भी लेता हूं यहां पे तो 2000 बन जाता है। तो 11,000 के लिए 5 पे जाना सही रहेगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से। वन 14,125, ठीक है। तो ये नंबर तो बड़ा हो गया, तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 4 से करके देखते हैं। 11,200, यस ये नजदीक है। यहां पे तो आपने देखा सेम वैल्यू आ रही है, 1 पॉइंट के बाद 4 आया, फिर 1 आया, फिर से 4 आया। अब देखते हैं वापस 1 आता है नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 11,296। तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 604। तो इसका डबल नीचे लेके चलेंगे इस बार, तो इसका डबल आएगा 2828, ठीक है। पेयर ऑफ जीरोस तो ले ही सकते हैं। 60,000 यहाँ पे है 28,000, तो डबल करने से काम चल जाएगा, ठीक है, ट्रिपल नहीं कर पाएंगे। तो आप देखोगे कि रिमाइंडर कभी भी सेम नहीं आएगा। चलो रिमाइंडर सेम आ भी गया तो यहाँ पे जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो सेम नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपीटेशन आने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हमारे पास होते हैं, कौन से नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैंने √2 लिया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स लेके चलता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं √4 लेता हूं तो बेटा ये तो 2 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनके अलावा आप कोई भी नंबर लो, आप √8 ले लो, ठीक है। √8 का क्या मीनिंग है? √8 का मीनिंग है 4 × 2, जिसका मीनिंग है 2√2, ठीक है। तो √8 को 2√2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो नंबर आएगा जो एंड सो ऑन है, जो चलता जा रहा है, जिसमें रिपीटेशन ही नहीं है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो नंबर एंड सो ऑन ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे समझने की एक और बात आ गई, वो बात क्या है, ये देखो यहां पे एक बात आ गई कि अगर आप एक रेशनल नंबर के लिए बेटा मैं R से डिनोट करूंगा और इरेशनल के लिए मैं I से डिनोट करूंगा। तो अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो दो रेशनल नंबर्स को, तो आंसर में भी एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आंसर में सोचो एक सेकेंड, आपका आंसर हो सकता है कि इरेशनल ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे जो आंसर है इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, 9th क्लास में पढ़ा था। कैसे? अब आपके माइंड में होगा कि इरेशनल तो ठीक है, √2 + √3, √2 भी एंड सो ऑन है, √3 भी एंड सो ऑन है, ऐड करेंगे तो वो भी एंड सो ऑन आएगा, है ना।
तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल आ रहा है। तो सर ने ऐसा क्यों कहा कि आंसर जो है वो रेशनल भी आ सकता है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं √2 को ऐड करता हूं -√2 में तो आंसर आया 0, और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर की एडिशन की मैंने इरेशनल के साथ, तो आंसर कितना आया? एक रेशनल नंबर आया। चेक करो, तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो टॉपिक क्या है, वो है आपके पास अगर एक इरेशनल नंबर को रेशनल में ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो आंसर हमेशा ही इरेशनल आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, इसका आंसर रेशनल आता है, हमें पता है, ठीक है। इसका आंसर या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। लेकिन एक इरेशनल नंबर को हम किसी रेशनल के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2√2, ये देखो एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई में एक इरेशनल नंबर है, तो आंसर कितना आएगा? एक इरेशनल ही होगा। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन नंबर्स को इरेशनल बोला जाता है। चलो, ये तो हमने नंबर समझे, ठीक है, कि रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं, ये हमने नंबर समझ लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनको प्रूव कैसे किया जाएगा। हाउ टू प्रूव दैट, कैसे प्रूव करें कि ये नंबर इरेशनल है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी यूज होगा, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। पीछे से वो टॉपिक उठाया जा सकता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप पहले वीडियो देख सकते हो, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। जिन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया है वो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो √2 को इरेशनल प्रूव करना है। अब ये एक प्रोसीजर है, आपको √2 को प्रूव करना हो, √5 को प्रूव करना हो, ठीक है, √7 को प्रूव करना हो, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना हो, एक प्रोसीजर है, उसी से हमें पास होना होगा, उसी से हमें गुजरना पड़ेगा बार बार, ठीक है। उसके अलावा ये तो मुझे पता ही है कि एक रेशनल को इरेशनल में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, रिजल्ट इरेशनल ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं लेट करूंगा ये इरेशनल है ही नहीं, हम लेट करेंगे कि एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं ये एक रेशनल है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को ही गलत प्रूव कर देंगे। हमने इसको जो रेशनल माना था ना, ये रेशनल की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है ना, रेशनल की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका क्या मीनिंग है? रेशनल की डेफिनेशन को फुलफिल ना करने का मीनिंग है कि या तो वो p/q फॉर्म में नहीं है, या उसका HCF जो है दोनों नंबर्स का वो 1 नहीं है। अगर मेरे पास 1 के अलावा और कोई भी नंबर, ठीक है, कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का p/q फॉर्म का, तो वो नंबर रेशनल नहीं रहेगा। और वो अगर रेशनल नहीं रहा तो नंबर क्या होगा हमारे पास? इरेशनल होगा। ओके बेटा, तो समझो एक चीज, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं √2 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो बेटा रेशनल नंबर को तो p/q या a/b मैं मान लेता हूं कि a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर ये रेशनल है तो मैंने लिख दिया इसको बराबर, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कहां यूज हो रहा है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अलावा एक और थ्योरम है जिसका यूज होगा, उन दोनों के बारे में मैं पहले आपको बताता हूं, उसके बाद ही ये प्रोसीजर आगे स्टार्ट करेंगे। तो वो है क्या आपके पास? ये देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को b पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, कोई क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको मिल रहा है, तो a की वैल्यू bq + r होगी। हम इसको
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में लिख सकते हैं, जहां पे रिमाइंडर हमेशा ही लेस देन बी होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो, अगर रिमाइंडर 0 है तो a को बी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसका मतलब है कि b जो है वो a को डिवाइड करता है कंप्लीटली, a डिवाइड्स या b डिवाइड्स a कंप्लीटली। रिमाइंडर 0 आने का मतलब तो यही हुआ कि कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो यही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डिवाइड में हमने यही तो सीखा है। ओके, अब एक चीज और समझो, एक थ्योरम। थ्योरम क्या है आपके पास? इफ अ प्राइम नंबर p divides square of any number, अगर एक प्राइम नंबर p जो है वो डिवाइड करता है किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, मान लेते हैं a वो नंबर है, इसका मतलब है p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो बेटा p जो है also divides, if p divides a square then p also divides, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, हमेशा करेगा। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखो, इस थ्योरम का भी थोड़ा सा हमें यूज करना है, इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है, इसके बाद ही हम प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं प्राइम नंबर की बात की है मैंने कहा है अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, तो 144 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 48 3 जा 20, ये हो गया डिवाइड कंप्लीट, रिमाइंडर 0। तो बेटा 3 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा होगा, चेक करो, ये 12 को भी डिवाइड करेगा, चेक करो। कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर था। बात खत्म। तो सिंपल सा यही टॉपिक था, इसी चीज का हमें यूज करना है √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। √2 तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, पहले प्रोसीजर समझते हैं। तो मैंने कहा कि √2 को रेशनल मान लेते हैं, रेशनल मानने के बाद, ठीक है, मैंने इसको a/b फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये रेशनल है, तो a/b में लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो b इंटू √2 इज इक्वल टू a। अब मुझे रूट पसंद नहीं आ रहा तो मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो a स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, चेक करो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अगर ये a स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग में लिखा जा सकता है, 2 इंटू कुछ इंटीजर ही तो होगा ये। ठीक है, इसका मतलब है वी कैन से दैट टू डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब है 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और अगर ये 2, ध्यान से देखो, इट इज अ प्राइम नंबर, ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो बेटा 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, जो अभी अभी थ्योरम हमने पढ़ी है। ये देखो 2 एक प्राइम नंबर था, ये अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा,
हमने एक एग्जाम्पल भी लिया, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर 2 जो है वो a को डिवाइड करता है तो अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे और a को मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 2 a को डिवाइड कर रहा है। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 इंटू 1, तो 2 से 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करते हैं, ये देखो 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर को 4c स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 का भी स्क्वायर होगा, c का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो b स्क्वायर मेरे पास आ गया 2 इंटू सी स्क्वायर, चेक करो 2 इंटू सी स्क्वायर आ गया। अब एक बात समझो, यहां पे फिर से मेरे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना पड़ेगा। यहां पे देखो a स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिखा, a स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिखा, तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लस में कोई टर्म नहीं है, प्लस में कोई टर्म नहीं है मतलब रिमाइंडर 0 है। तो यहां पे भी तो वही कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो b को भी करेगा, है ना। तो इन दो इक्वेशन से 1 2 हम ये कह सकते हैं 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन में, याद करो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि p बाय q फॉर्म में होना चाहिए और इनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2, 1 के अलावा 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, which contradict our supposition, ठीक है, जो हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। therefore √2 is an irrational number। अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है, कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ आ रहा है। सिर्फ 1 होता तो मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर था, लेकिन यहां पे वो 1 नहीं है, ठीक है। अब बात है यहां पे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, √2 है, अगर मैं यहाँ पे √5 लिख देता हूं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे √5 आ जाएगा, यहाँ √5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस बार 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो इस बार कॉमन फैक्टर आ जाएगा 5, √3 आ जाता है तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, √7 आ जाता है तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7, ठीक है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट के अंदर कि प्लस माइनस में कोई टर्म अगर हो, ठीक है, प्लस माइनस में कोई टर्म हो, जैसे मैं लिखता हूं 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो ये एक इरेशनल नंबर। तो बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, कोई भी अलग चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट कैसे सेम रहेगा, हम लेट करेंगे 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है बेटा, तो 3 + 2√5 को a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 3 को उधर ले आते हैं, 2√5 आएगा a/b - 3, तो √5 किसके बराबर आएगा, 1/2 इंटू a/b - 3। अब देखो
ये एक रेशनल नंबर है माइनस एक रेशनल नंबर, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो रेशनल ही रहेगा। बाय में एक और रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड क्या आ गई, कंप्लीट। अब मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, ये कंप्लीट जो है वो एक रेशनल नंबर आ गई, इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है √5। जैसे √2 को इरेशनल प्रूव किया, हमें पता तो है √5 एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल और रेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये एक इरेशनल आ गया, तो यहां से हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि एक इरेशनल नंबर जो है वो रेशनल के बराबर है, विच कैन नॉट बी ट्रू, जो कि बराबर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो राइट हैंड साइड में किसी एक नंबर को इरेशनल होना पड़ेगा, किसी एक नंबर को। अब वो नंबर 2 तो हो नहीं सकता, 2 एक रेशनल नंबर है। 3 भी नहीं हो सकता, 3 एक रेशनल नंबर है। तो किसको होना पड़ेगा, a बाय b को ही होना पड़ेगा। अब a बाय b है क्या हमारे पास, a बाय b है 3 + 2√5, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी सपोजिशन ही गलत थी, 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।